मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं, जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के प्रमुख यानी कि जो पालतू पशुपालन है उसके नाम बताइए। यानी कि भारत के अंदर के जो प्रमुख पालतू पशुपालन है उनके नाम बताते हुए यानी कि उसके यानी स्थान भी बताना है। यानी कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से यानी कि जो पालतू पशु हैं, कौन कौन से यानी कि पशुपालन पाले जाते हैं, उनके यानी कि स्थान यानी कि उसका कौन सा स्थान है। पहला आपका आता है गाय बैल। यानी कि जो गाय और बैल है वह यानी कि उसका स्थान अगर भारत में देखा जाए यानी कि दूसरा स्थान है। यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि गाय बैल का पशुपालन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो गाय और बैल में देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। आगे वाला है कि भैंस का कौन सा स्थान है भारत का। यानी कि भैंस की दृष्टि से देखा जाए भारत में तो प्रथम स्थान है। इसके कौन कौन से राज्य में इसको पाला जाता है, राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा। यानी कि यहाँ भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि भैंस का जो प्रमुख जो पालतू पशु है भैंस, उसका भारत का यानी कि कौन सा स्थान है। भैंस की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। आगे वाला है बकरी, राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा। यानी कि इसका भारत में कोई स्थान नहीं है क्योंकि ये अधिकांशतः यानी कि सभी क्षेत्रों के अंतर्गत इसको पाला जाता है। बकरी के ऊपर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जो फ्रीज यानी कि किसे कहा जाता है, बकरी। गरीब की गाय किसे कहा जाता है, बकरी। यानी यहाँ दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेगिस्तान का जो फ्रीज यानी किसे कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि गरीब की जो गाय किसे कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है। विशेष तौर यानी साधारण में देखा जाए तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बकरी का पालन किया जाता है, पंजाब है, हरियाणा। आगे वाला है भेड़। ये आगे यानी कि प्रश्न 2014 के अंतर्गत यानी कि प्रश्न आया हुआ है भेड़ पालन। यानी कि भारत का भेड़ पालन में यानी कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, राजस्थान है, तमिलनाडु। यानी कि जो भेड़ पाली जाती है वह कहाँ पाली जाती है, राजस्थान में, तमिलनाडु में। और भेड़ पालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। तो प्रश्न अपना था कि भारत के प्रमुख यानी कि पशुपालन यानी पालतू जो पशुपालन थे कौन कौन से थे, गाय थी, बैल, भैंस, बकरी और भेड़। और गाय और बैल का दूसरा स्थान है, भैंस का प्रथम स्थान है और भेड़ का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब आगे वाला है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। कोई चार यानी भारतीय जो कृषि है उसकी विशेषता बतानी है, यानी कि कोई चार। तो भारतीय जो कृषि है यानी जो भारतीय कृषि है यानी कहने का मतलब है अपनी जो भारत है उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो अपना क्या है, कृषि। तो इस कृषि की यानी कि विशेषता बतानी है कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषता है। पहली कृषि है कि विशेषता है जनसंख्या की निर्भरता। यानी अपनी जितनी भी जनसंख्या है वह सारी की सारी किस पर निर्भर है, यानी कि किस पर है, कृषि के ऊपर निर्भर है। दूसरी है विशेषता की मानसून पर। अपनी जो कृषि है वह मानसून के ऊपर क्या है, निर्भर, यानी कि मौसम पर, जलवायु पर अपनी क्या है, आधारित। तीसरी है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। यानी अपने क्षेत्र के अंतर्गत यानी भारत के अंतर्गत जो सिंचाई की जाती है वो सिंचाई की सुविधाओं का क्या है, अभाव। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। यानी कि अगर अपन अपनी भाषा में बताएं कि बीघा, और बीघा के हिसाब से अगर इसको देखा जाए यानी जमीन के आधार पर देखा जाए तो इसका उत्पादन क्या होता है, कम होता है। आगे वाली है कि चारे फसलों की कमी। यानी कि जो अपनी फसल जो बोई जाती है वह चारे की जो फसल होती है उसकी क्या है, कमी। यानी कि जो चारे की फसल है जिसके अंतर्गत अपने चारा जो पशु को खिलाया जाता है उन वाले पशु को खिलाने वाली की जो है फसल उसकी क्या है, कमी। आगे वाली है कृषि जोतों का छोटा आकार। यानी अपनी जो कृषि बोई जाती है उसकी जो जोत यानी कृषि को जो बोना है वह क्या है, खेतों का जो आकार है वह क्या है, छोटा छोटा है। तो अपनी कृषि की क्या है विशेषता, जिसको साधारण में देखते हैं कि जनसंख्या की निर्भरता है, मानसून पर निर्भर है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, चारा फसलों की क्या है, कमी है, और खेतों का जो आकार है वह क्या है, छोटा। ये अपने भारत की कृषि की क्या है, विशेषता। आगे वाला प्रश्न है कि भारतीय कृषि की यानी कि समस्या बताइए। अपनी कृषि में कौन कौन सी यानी कि समस्या है। तो पहली है भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार। यानी कि जो अपनी सारी की सारी
जो लोग है, जनसंख्या है, वह किस पर निर्भर है? भूमि पर। क्यों? क्योंकि अपने रोजगार का क्या है? अभाव, रोजगार के अभाव होने के कारण लोग क्या करते हैं? भूमि के ऊपर क्या बढ़ती जा रही है? निर्भरता। ये पहली समस्या। दूसरी है भूमि का असंतुलित वितरण, यानी कि जो भूमि है, इस भूमि का असंतुलित वितरण है। असंतुलित वितरण का मतलब है कि अपनी जो भूमि है वह कृषि के लिए कितनी उपयुक्त है? कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यानी कि अपनी भूमि है उसको अपन जो बोते हैं तो इसका जो वितरण किया जाता है वो क्या किया जाता है? असंतुलन। जैसे अपने जनसंख्या का उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जनसंख्या में जॉर्ज बी ग्रेसी कहता है कि अधिक स्थानों पर कम और कम स्थानों पर अधिक, तो ये अपना क्या है? असंतुलित वितरण, यानी कि असमान अपना क्या है? वितरण। आगे वाली है कृषि के न्यून उत्पादकता, यानी कि जो कृषि है उसके अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है वह कम होता है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और जो अपनी जमीन है क्या है? कम, इसलिए इसका उत्पादकता क्या होता है? कम। मौसम की मार, यानी कई बार अपने क्या करते हैं? मौसम की जो मार हो जाती है, कहने का मतलब है जैसे अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, तो अपने मौसम की जैसे आप मान लीजिए पाला पड़ गया, तो यह मौसम की मार, ये भी अपने कृषि की क्या है? समस्या। आगे वाले किसान के भाग्यवादी दृष्टिकोण, अगर अपन कहा जाए कि किसान के भाग्यवादी दृष्टिकोण, यानी कि ये कृषि अपना क्या है? कि जुआ। कहने का मतलब है कि किसान की भाग्यवादी दृष्टिकोण, यानी कि कृषि को एक किसान की भाग्य से जोड़ा गया है कि इसका उत्पादन यानी कि कितना भी हो सकता है। आगे वाला प्रश्न है निर्वहन कृषि का अर्थ बताते हुए, यानी कि इसके प्रकार बताइए। यानी कि निर्वहन जो कृषि है इसका अर्थ बताना है, अर्थ बताते हुए इसके प्रकार। निर्वहन कृषि का अर्थ क्या होता है? निर्वहन कृषि का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए जो कृषि की जाती है उसे निर्वहन कृषि कहते हैं। यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए, जैसे कोई भी कृषि करता है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, यानी व्यापार की दृष्टि से न करके क्या करते हैं? अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? निर्वहन कृषि कहते हैं। निर्वहन कृषि के यानी कि क्या बताने? दो प्रकार। ये निर्वहन कृषि के प्रकार कितने हैं? कौन कौन से प्रकार हैं वह इसके क्या बताने? प्रकार। तो निर्वहन कृषि के जो प्रकार है, पहला है आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि का मतलब है कि सबसे पहले जो कृषि की जाती थी, यानी कि कहने का मतलब है स्थानांतरणशील कृषि, स्थायी कृषि, यानी कि आदिम यानी पुराने ढंग से जो कृषि की जाती थी, सबसे पहले स्थानांतरणशील कृषि की जाती थी, फिर स्थायी कृषि। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब क्या है? यानी व्यक्ति अपने स्थान को बदलकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि धीरे धीरे क्या होने लगी? स्थायी होने लगी। क्यों? क्योंकि इसके जो अनाज उत्पादन होने लगा, इसका अनाज उत्पादन होने लगा, पशुओं का यानी कि पालन किया जाने लगा, जिससे उस कृषि का क्या हो गया? कृषि क्या बन गई? स्थायी कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि का है दो प्रकार है, एक है स्थानांतरणशील कृषि, दूसरी है स्थायी कृषि। दूसरा इसका प्रकार है गहन निर्वाह कृषि, यानी कि आदिम निर्वाह कृषि के बाद में दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। आपके यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि आदिम निर्वाह कृषि का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख प्रकारों को बताइए या इसके प्रकार बताइए। तो दो इसके प्रकार है, पहला स्थानांतरणशील कृषि, दूसरा इसका कौन सा है? स्थायी कृषि। दूसरा यहाँ पर है कि गहन निर्वाह कृषि। तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि गहन निर्वाह कृषि का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख क्या बताना? प्रकार। तो इसके दो प्रकार है, पहला है चावल प्रधान, दूसरा है गेहूं प्रधान। यानी कि चावल प्रधान कौन सी कृषि है और गेहूं प्रधान कौन सी है। यहाँ पर आगे वाला इसी पर प्रश्न है कि गहन निर्वाह कृषि का अर्थ बताते हुए, यानी गहन निर्वाह कृषि क्या है और व्यापारिक कृषि क्या है, दोनों के अंतर्गत क्या बताना है? दोनों के अंतर्गत क्या बताना है? अंतर बताना है। यानी गहन निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार हैं? दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है चावल प्रधान कृषि, यानी कि जो चावल की, और दूसरा है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान की दृष्टि से देखा जाए तो यह कृषि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। जो चावल प्रधान कृषि की जाती है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। इसकी मुख्य जो फसल होती है वह क्या होती है? चावल। यानी कि चावल प्रधान कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक यानी वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। इसकी मुख्य फसल क्या होती है? चावल ही इसकी मुख्य फसल होती है। इसको चावल ही वर्ष के अंतर्गत यानी कि 2 या 3 बार यानी कि चावल को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। यह होती है चावल प्रधान कृषि। दूसरी है गेहूं प्रधान
इस कृषि के अंतर्गत यानी गेहूं मुख्य फसल है, यानी गेहूं प्रधान कृषि के अंतर्गत जो मुख्य फसल है वह कौन सी फसल है? गेहूं मुख्य फसल है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। चावल प्रधान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और बिहार, दो ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत चावल प्रधान कृषि की जाती है। गेहूं प्रधान कृषि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, यानी कि तीन ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत गेहूं प्रधान कृषि की जाती है। चावल जो प्रधान कृषि की जाती है पश्चिम बंगाल और बिहार के अंतर्गत की जाती है। आगे वाला एक प्रश्न है कि व्यापारिक कृषि क्या होती है? तो व्यापारिक कृषि का इतना अर्थ है कि जो व्यापार की दृष्टि से, यानी कि व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली कृषि को व्यापारिक यानी कि क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। यानी व्यापार करने के उद्देश्य से, यानी कि सिर्फ उसको क्या कहें? व्यापार। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाए गन्ना, जैसे आपको कहा जाए कपास, तो ये क्या है? व्यापारिक कृषि के अंतर्गत जो व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 69 कि जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में अंतर बताइए। यह परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैविक कृषि और रासायनिक कृषि दोनों के अंतर्गत क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि वह होती है जो यानी कि परंपरागत विधियों के द्वारा की जाती है, यानी कि पुराने तरीकों से जो की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। यानी जैविक कृषि और रासायनिक कृषि जो यानी कि जीवों की खाद के द्वारा जो परंपरागत विधि से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। रासायनिक खाद, यानी कि रासायनिक कृषि का मतलब है जो रासायनिक खाद के द्वारा, यानी रासायनिक खाद का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक कृषि कहते हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या हो गया? जैविक कृषि क्या होती है? जैविक खाद या परंपरागत विधि से जो की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं रासायनिक कृषि। दूसरी है कि जैविक कृषि में मानव श्रम का अधिक उपयोग, क्योंकि जैविक एक ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत मशीनों का कम से कम यानी कि उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि यानी मानवीय श्रम का यानी कि अधिक उपयोग किया जाता है जैविक कृषि में। इसमें मानवीय श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, इसके साथ साथ मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। यानी कहने का मतलब है मानव श्रम का उपयोग किया जाता है लेकिन कम, लेकिन इसमें रासायनिक कृषि के अंतर्गत मानवीय श्रम का यानी कि अधिक उपयोग व मशीनों का इसमें उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि में क्या है कि खाद से उपजाऊपन यानी बढ़ता है। जैविक कृषि के अंतर्गत क्या करते हैं? अगर खाद डाली जाती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? जैविक कृषि में उपजाऊपन बढ़ता है हर वर्ष, यानी कि जैविक खाद एक बार डालने के बाद अगले वर्ष भी इसका उत्पादन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन रासायनिक कृषि में क्या है? अगर इस खाद को डालने से एक बार इसका उपजाऊपन बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद इसका उपजाऊपन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा रासायनिक कृषि में। जैविक कृषि में क्या है कि जैविक जो खाद, जो परंपरागत जो खाद डाली जाती है जीवों के द्वारा, वह घर की ही खाद डाली जाती है, यानी कि जैसे गोबर खाद यही डाली जाती है जैविक कृषि में। लेकिन रासायनिक कृषि के अंतर्गत क्या है कि जो खाद होती है जिसको अपन रासायनिक खाद बोलते हैं, ये क्या करते हैं? बाहर से मंगाई जाती है। हाँ, आगे वाला प्रश्न है कि भारत में नियोजन तंत्र को समझे, यानी भारत में जो नियोजन तंत्र है इस नियोजन तंत्र को बताना है कि भारत में जो नियोजन तंत्र है उसके कितने प्रकार हैं। तो भारत में जो नियोजन तंत्र है उसके दो प्रकार हैं, योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि दो हैं। भारत में जो नियोजन तंत्र है इसके दो हैं कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आगे आता है कि योजना आयोग क्या है, इस योजना आयोग की स्थापना कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन होता है और योजना आयोग के क्या है कि कार्य क्या क्या है। पहला योजना आयोग के अंतर्गत है कि 15 मार्च यानी कि 15 मार्च 1950 को, यानी कि 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया। यानी कि योजना आयोग है इस कब आया? 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के द्वारा एक प्रमुख यानी एक प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव के द्वारा इसका क्या किया गया? इसका गठन किया गया। योजना आयोग का कब किया गया? 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव के द्वारा इसका क्या किया गया? इसका गठन किया गया। तो इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि अपने जो देश है इस देश में भौतिक और मानवीय जो अपने संसाधन होते हैं
इसका पता लगाना। यानी कहने का मतलब क्या है कि योजना आयोग क्या है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जितने भी अपने संसाधन होते हैं उन सारे संसाधनों को क्या करते हैं कि अपने मानवीय जितने भी संसाधन होते हैं, जितने भौतिक होते हैं, उन सारे संसाधनों का यानी कि पता लगाना और उनको पता लगा के क्या करना, यानी कि जनता तक उसको पहुंचाना। ये यानी कि योजना आयोग के यानी कि क्या होते हैं, प्रमुख कार्य। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग का और भी मुख्य कार्य है कि किसी भी योजना, किसी भी नीति का यानी कि निर्माण करना, उस नीति को क्रियान्वित करना, यानी कि जनता तक यानी कि उसको पहुंचाना, समय समय पर यानी कि मूल्यांकन करना, समय समय पर यानी मूल्यांकन करना, ये योजना आयोग के क्या है, कार्य। आगे वाला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 को। यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना यानी कि 6 अगस्त 1952 को हुई है। ये क्या है कि ये राष्ट्रीय योजना की यानी समीक्षा करता है। यानी कि जो योजना आयोग है उसकी क्या करता है, समीक्षा करता है। यानी योजना आयोग को समय समय पर परामर्श यानी कि समय समय पर उसको क्या देना, सलाह देना, तथा योजना आयोग का समय समय पर क्या करना, मूल्यांकन। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है 6 अगस्त 1952 को यानी कि इसका गठन हुआ और इसका राष्ट्रीय जो विकास जो योजना है इसकी क्या करना, समय पर समीक्षा करना, योजना आयोग को समय समय पर परामर्श देना और यह योजना आयोग है उसका समय समय पर क्या करना, मूल्यांकन करना। तो अपने दो है, एक है योजना आयोग है, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का 1950 के अंतर्गत गठन हुआ है और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है, 1952 को, यानी 6 अगस्त 1952 को। आगे वाला एक प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय कार्यक्रम क्या है। यानी भारत में जो क्षेत्रीय यानी किसी क्षेत्र के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए चलाया जाने वाला यानी कि कार्यक्रम कौन सा है, दो कार्यक्रम से, एक मरु विकास कार्यक्रम है और आगे वाला है जनजातीय विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम क्या होता है कि मरुस्थल के प्रसार को रोकना, यानी कि जितने भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो मरुस्थल का प्रसार है उसको कम करना। और जनजातीय किसी विशेष जनजाति के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम। आज अपने इतना ही पढ़ते हैं। आगे वाले वीडियो में यानी अपन ये मरु विकास कार्यक्रम और जनजातीय विकास जो कार्यक्रम है उसको आगे वाले वीडियो के अंतर्गत अपन लेकर आएंगे।